तो मान के चलते हैं हमारे पास कलेक्टर में बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, एमिटर में। कलेक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम है और बेस के अंदर होल्स भरे हुए हैं, सही है। अब जब हम इनको क्या करते हैं, हम इनको जो एन, दिस इज एन पॉजिटिव, दिस इज एन एंड दिस इज पी नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है यानी कि एमिटर बेस, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, तो पोल जो हमारा पी टाइप बेस है इसको पॉजिटिव सप्लाई देके और इसको निगेटिव सप्लाई देके, जैसे ही आप ऐसा करते हो तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम पुश करते हैं टुवर्ड्स दी बेस, ठीक है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं और बेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। J1 क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो कोई दिक्कत नहीं होती, इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली एमिटर से निकल के बेस के अंदर जाने लगते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एमिटर से इंजेक्ट होते हैं वो बेस के अंदर एंटर करते हैं। अब क्या है, अब बेस जो है बहुत ही छोटा रीजन है और लाइटली डोप्ड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेस के अंदर जो होल्स मौजूद हैं उनसे कंबाइन हो पाते हैं, मतलब बहुत ही कम। तो वेरी फ्यू, मतलब 2%, अगर 100% यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर इंजेक्ट हुए 100%, तो उनमें से मात्र 2% इलेक्ट्रॉन ही होल्स के साथ कंबाइन हो पाएंगे, सही है। और ये हो गया मतलब, और बचे हुए जो मैक्सिमम 98% हैं वो हमारे कलेक्टर जोन के अंदर जंप कर जाते हैं, सही है। तो 2% यहाँ पे कंबाइन हो गए और बचे हुए जो थे वो आगे की तरफ हमारे मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स दी कलेक्टर जोन, ठीक है। तो 100% में से 2% कंबाइन हुए, 98% जंप करके टुवर्ड्स दी कलेक्टर। अब इससे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर देख सकते हो, अब ये रहा पूरा हमारे पास सिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया आपके सामने। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ यहाँ पर जो होंगे वो जंप, मतलब कह सकते हो बॉन्डिंग बना ली, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल गए, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो पूरा जोन है ये केवल 2% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेंगे और बाकी जितने भी 98% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर जाएंगे टुवर्ड दी कलेक्टर। अब कलेक्टर में पहुंचेंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस तरीके से आगे की तरफ एक कंटिन्यूस करंट हमें देखने, मतलब एक कंटिन्यूस चार्ज का मोशन देखने को मिलता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे बेस में, उसमें से कुछ यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे और बचे हुए सारे के सारे इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, सही, क्लियर हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करा वो कुछ यहाँ से निकल गया, कुछ यहाँ पे कह सकते हो हम मतलब उसके साथ होल्स के साथ कंबाइन हो गया, और बचे हुए जो थे वो यहाँ पॉजिटिव कलेक्टर में कूद के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलने लगे। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है, दो मोशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो करंट का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो करंट क्या करती है, करंट इस तरीके से फ्लो करती है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक करंट हो गई IB, यानी कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो बह जा रहे थे उसकी वजह से IB आएगी, बहुत ही कम। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया जो इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, वो हो गई IC, सही। और यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो IE यहाँ पर आ गई, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो डेट इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ BJT की, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग को देखने को मिलता है जब भी हम BJT को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देख सकते हो कि 90% इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एमिटर ने सप्लाई करे थे वो जंप कर जाएंगे बेस से कलेक्टर में, 2% कंबाइन और बेस से निकल जाएंगे, बाकी सारे के सारे जो होंगे वो कलेक्टर में पहुंच गए। इसीलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो कलेक्टर में जनरेट होती है, बिकॉज कलेक्टर एक तो मॉडरेट डोप्ड है। कोई भी चीज जितनी कम डोप होगी उतना ज्यादा उसका कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस, उतना कम कंडक्टिविटी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो कलेक्टर में बनती है। तो इसी हीट को बचाने के लिए इतने हाई टेम्परेचर को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हीट को डिसिपेट करें, यानी कि जो भी हीट बनेगी कलेक्टर में वो बाहर निकलनी चाहिए ताकि जो जंक्शन टेम्परेचर्स हैं वो ना बढ़े। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है BJT है, इसका टेम्परेचर ना बढ़े। तो इसीलिए 2-3 चीज़ें की जाती हैं। 2 चीज़ें जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया, सबसे पहली चीज़ कि कलेक्टर की विड्थ बढ़ा दी गई, जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा था, विड्थ बढ़ाने से हीट डिसिपेशन बढ़ जाएगा। दूसरा, कलेक्टर का जो रीजन होता है उसे बाहर रखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो आउटर जोन होता है BJT का वो हमारा कलेक्टर ही होता है, ताकि हीट अच्छे से इफेक्टिवली जो है वो डिसिपेट हो जाए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, सही। अच्छा, अब एक बात आ जाती है यहाँ पर, अगर हम बात कर लें रोल ऑफ बेस करंट की, भैया बेस करंट का रोल क्या होता है पूरे सिनारियो को अगर हम ध्यान से देखते हैं कि बेस करंट कैसे काम कर रही है।
तो इसके लिए दो डायग्राम आपको याद रखने हैं। पहले तो सिंपल ये डायग्राम मैंने ऊपर भी आपको बताए थे कि एक ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम एक टाइप का, और ये हो गया हमारा जिसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, जो बीजेटी का जनरली देखने को मिलता है। कई बार बुक्स में ना केवल इतना ही दे रखा होता है, ठीक है। अब ये मैंने अर्थिंग करी है, एक्चुअल में ये इस तरीके की अर्थिंग होती है, इसको हम कहते हैं सिग्नल अर्थिंग, सही है, सिग्नल अर्थिंग। ये मैंने एग्जाम पॉइंटर सीरीज में जब अर्थिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताई थी चेसिस अर्थिंग, ग्राउंड अर्थिंग और सिग्नल अर्थिंग। तो सिग्नल अर्थिंग में मतलब जो हम लोग सिग्नल अर्थिंग के अंदर हम लोग इस तरीके की यहाँ पे अर्थिंग करते हैं, तो उसको इस तरीके से शो करा जाता है। ध्यान रखना ये सारी बारीकियां जो आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो ये इस तरीके की सिग्नल अर्थिंग हम लोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है सर्किट बस इतना ही दिखा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जब वीसी अप्लाई करते हैं तो आईसी करंट फ्लो करता है, और यहाँ पे एक बेस करंट आई भी दिया जाता है, और यहाँ पर हमें मिलता है आई ई, एंड दिस आई ई इज इक्वल टू दी आई बी प्लस आई सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके का यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। ना बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेस करंट का क्या रोल है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी के लिए तो हमने बीजेटी बनाया था, क्योंकि यही वो कंट्रोल है जिसको हम लोग मिस कर रहे थे जब हम लोग डायोड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए वाटर वॉल्व एनालॉगी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट करा था बीजेटी का, तो वहाँ पर बहुत डिटेल नहीं, बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग वॉल्व को कंट्रोल कर सकते, कि पानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेस की जो लेयर है वो एक बैरियर का काम करती है, अगर हम पूरे बीजेटी के ऑपरेशन को देखते हैं, सही है। और वही हमारे एक वॉल्व की तरह काम करेगी इस वाटर वॉल्व एनालॉगी के अंदर, ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगी फ्लो ऑफ करंट, या कह सकते हैं पानी को, जो कि फ्लो करेगा कलेक्टर से एमिटर के बीच में। तो जैसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम बीजेटी को ध्यान से देखते हैं, बीजेटी हमारे पास है, तो जो कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो करता है डेट इज द आउटपुट करंट, इसी को हम लोग आउटपुट करंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमने वोल्टेज लगाया होता है, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे करंट जो फ्लो करता है ये आउटपुट करंट है, जो कि बीजेटी से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डायोड होती तो ये डायोड इस तरीके से डायोड करंट फ्लो कर रहा होता, सही। लेकिन ये जो IB है डेट इज द इनपुट करंट, यही वो करंट है जो हम इनपुट देके इस पर्टिकुलर आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायोड होता तो डायोड में इस तरीके से भैया फ्लो कर जाता, कोई कंट्रोलिंग नहीं थी। बट बीजेटी के अंदर ये जो बेस करंट है ना, इसको कंट्रोल करके IB को हम लोग इस फ्लो होने वाले IC को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं टैंक है, ये हमारी वाटर का टैप की एग्जिट है, और ये हमारी वॉल्व है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो बेस करंट IB इज एक्ट एज ए इनपुट करंट, IC इज एक्ट एज एन आउटपुट करंट, ठीक। तो बेस करंट का इस्तेमाल करके हम लोग वॉल्व की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए IC। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक मेरे कह सकते हो एक विजुलाइज करवाने के लिए मैंने डायग्राम दे दिया, किसी बुक में मेरे को नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि किस मतलब कौन सा ऐसा डायग्राम होगा जो आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं जिससे कॉन्सेप्ट, तो ये डायग्राम मेरे को सबसे सूटेबल लगा। ये जो डायग्राम है ये मेरा अपना बनाया हुआ है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये बेस लेयर है, अब ये जो बेस लेयर है इट विल एक्ट एज अ वॉल्व। तो जिस समय बेस करंट 0 होगी उस समय कोई भी करंट सिस्टम के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने टंकी का वॉल्व पूरी कस के बंद कर रखा है, सही है। तो आउटपुट में यहाँ पे हमें टंकी में से एक भी बूंद पानी हमें नहीं मिल रहा है, सही। तो IC भले ही हमारा मतलब VC हमारा कितना हो, VC मतलब आपने कितना ही बड़ा टैंक यहाँ पर जोड़ रखा हो, लेकिन यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो IC इक्वल टू 0, IC मतलब फ्लो होने वाला वाटर। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग बेस करंट थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा बेस करंट मतलब थोड़ी सी ओपनिंग दी, जैसी बेस करंट दोगे तो ये जो बेस लेयर होती है ये फॉरवर्ड बायस हो जाती है, और फॉरवर्ड बायस होने पर ये थोड़ा सा आपको ओपनिंग क्रिएट कर देती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो हमने टैंक लगा रखा था यहाँ से IC करंट पानी जो होता है वो फ्लो होने लगेगा। टैंक तो मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखा है, ठीक है, ये टैंक अटैच कर रखा है, तो वाटर स्टार्ट फ्लोइंग। अब ये जो पानी फ्लो होगा यही वो IC करंट है जो फ्लो होती है। तो आप देखो कि आपने अगर मान के चलते 1 मिली एम्पेयर की बेस करंट दी तो उससे अच्छी खासी कलेक्टर करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है। तो मतलब छोटा सा करंट देके, इनपुट करंट बहुत कम है कंपेयर टू दी आउटपुट करंट, छोटे से इनपुट करंट से जो हम बेस को दे रहे हैं उससे हम बड़ा कलेक्टर करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। एंड डेट द कंप्लीट प्रोसेस नोन है, इसीलिए इसे एम्पलीफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर मोड के अंदर जो हमारा बीजेटी होता है वो एक्ट एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करता है, सही है। क्लियर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जब बेस करंट 0 था, कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा बीजेटी एक्ट कर रहा है एक कट ऑफ मोड की तरह, कट ऑफ रीजन की तरह। तो कट ऑफ ऑपरेशन इसको हम कहते हैं। देन क्या होता है, मान के चलते हैं अब हमने थोड़ी सी बेस करंट दी थी तो कलेक्टर करंट बढ़ा, देन बेस करंट हमने और बढ़ाई, कलेक्टर करंट और बढ़ेगा, देन और बढ़ाई,
तो एक समय आएगा जब पूरा का पूरा जो गेट है हमने खोल दिया, मतलब हमारी जो टंकी वो फुली स्ट्रेच हो चुकी है, उसका जो वॉल्व घुमा रहे थे हम, आई होप आपको विजुलाइज हो रहा होगा। तो टंकी का जो वॉल्व है ना, टंकी का जो वॉल्व है वो हमने पूरा घुमा दिया जितना भी खुल सकता था। तो ऐसे में क्या होगा कि फुल करंट जो होगा आईसी जितना भी फ्लो कर सकता है वो यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। यानी कि अब तुम बेस करंट में कितना भी दे दो, टंकी क्योंकि पूरी खुल चुकी है, तो अब कलेक्टर करंट को जो है वो बेस करंट से कंट्रोल नहीं करा जा सकता, और जो कलेक्टर करंट है वो अपने फुल फ्लेज में फ्लो करने लगती है, फुल वॉल्यूम में फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने पूरा वॉल खोल दिया, तो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये जो देखो, एक बात समझो आप, ये जो लेक्चर आपको ना इतना सिंपल लग रहा है, इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्डवर्क मैंने इसके ऊपर किया है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी बीजेटी का लेक्चर देखना, अगर आपको मेरे को बस कॉन्सेप्ट फैक्ट फेंक के मारने होते तो मेरे पास बहुत ही जल्दी मैं लेक्चर्स बना सकता। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर जल्दी जल्दी लेक्चर्स ला दो, यार मेरे को ना पढ़ाना केवल नहीं है, मेरे को आपको वो गैप भरना है, वो हर जो बच्चा जो बिल्कुल नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है उसको निकालना है। तो उसके लिए मेरे को लेक्चर को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो पता है, लेक्चर के फैक्ट्स तो मेरे को पता रहते हैं, और लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही पूरी मेहनत लगती है। तो ये जो पूरी आप मेहनत देख रहे हो, ये जो लेक्चर्स आपको इतने सिंपल लगने लगते हैं, इसके लिए जो मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मेरे को करना पड़ता है, तब जाके एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपके लिए सिंप्लीफाई होता है। क्योंकि मैं मल्टीपल तरीके पे काम करता हूँ कि यार अच्छा इस तरीके से समझाऊंगा तो शायद समझ में आ जाए, ये तरीका ज़्यादा सही रहेगा। तो अब जैसे इसमें मैंने वाटर और वॉल वाली एनालॉगी दी आपको, इससे क्या है आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, एकदम विजुलाइज हो जाएगी कि बीजेटी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये मैंने खुद बनाई, मैंने कहीं देखा नहीं इसको, जो मुझे विजुलाइज हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर दिया, तो काफ़ी हद तक ये आपको समझाने में सफल रहेगी। सो यहाँ पर एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा, जो मल्टीपल बुक्स पढ़ के आपको सीखने को मिलेगी अगर बहुत गहरे में पढ़ोगे। ये वाला जो मोड होता है ना, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बीजेटी में ये जो बेस करंट है ना, इसका कंट्रोल इस कलेक्टर करंट के ऊपर से खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने बहुत जब डीप पढ़ा तब मेरे को ये चीज़ बताई गई, और इसको यहाँ पे वाटर एनालॉगी से बड़े इजीली समझ सकते हो कि मतलब अगर जैसे हमने पूरा वॉल्व खोल दिया एक बार टंकी का, तो अब उसके बाद हम कितनी भी ताकत लगा लें, क्या हम टंकी से मतलब टंकी के वॉल्व को जब हमने पूरा खोल दिया है तो हम करंट को मतलब बहते हुए पानी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद लिमिट उसकी रीच हो चुकी है। तो अब जो बहता हुआ पानी ये कौन कंट्रोल करेगा? तो ये कंट्रोल करेगा हमारा टैंक के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, या जो पाइप है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका एरिया कितना है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाइप कितना पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये कंट्रोल करेगा। समझ में आ रही बात है? तो ऐसे ही बीजीटी के अंदर ये वाला जो मोड होता है, इस कंडीशन के अंदर जब पूरा का पूरा बेस करंट जितना भी हम दे सकते हैं हम दे देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि बेस करंट एक बार अगर हमने मैक्सिमम लेवल पे उसको पहुंचा दिया, देन देयर कम्स दी सैचुरेशन पॉइंट, कि मतलब वहां पर हमारा जो वॉल्व है, जो बीजेटी का सिस्टम है, उसके अंदर फ्लो होने वाला जो करंट होता है ना, इसको आउटर सर्किट कंट्रोल करता है। मतलब वीसी कितना अप्लाई कर रखा है, रेजिस्टेंस हमने कितना लगा रखा है एक्सटर्नली, मतलब इंटरनल कंडक्टिविटी फुल ऑन हमने खोल दी है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा होगा? तो डेट इज द केस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो कलेक्टर करंट है वो अपने पूरे होश मतलब पूरे जोर शोर से फ्लो हो रहा होता है, और अब बेस करंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। यहाँ पर बीजेटी सैचुरेट हो गया कि जितना भी कलेक्टर करंट था वो सबका सब फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो अब बेस करंट चेंज करने पर हमारा कलेक्टर करंट में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम चेंज करना चाहते हो कलेक्टर करंट, यू नीड टू चेंज एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक वीसी और आरसी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन तीनों मोड को अगर ध्यान से देखो, तो पहला वाला कट ऑफ इसी से यहीं से जन्म हुआ, कट ऑफ मोड का। दूसरा था एक्टिव मोड, ये एम्पलीफायर मोड होता है। एक्टिव मोड मतलब इसके अंदर थोड़ा सा बेस करंट चेंज करोगे ना, मतलब 1 मिली एम्पेयर का बेस करंट चेंज करोगे तो उससे कई गुना कलेक्टर करंट में चेंज होने को देखने को मिलता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीफायर मोड, कि भैया इनपुट में चेंज करा 1 मिली एम्पेयर, आउटपुट में हमें मिला 10 एम्पेयर, तो काफी बड़ा यहाँ पर हमें एम्पलीफिकेशन देखने को मिलता है। तो छोटा सा बेस करंट बड़े से कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकता है। देन सैचुरेशन मोड, जिसके अंदर आईबी में कोई भी चेंज करोगे उसकी वजह से कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीजेटी है वो सैचुरेट कर चुका है।